हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, यूपी टेट की तैयारी में जिसमें हम लोग साइंस और मैथ पढ़ रहे हैं, इसके लिए आज का जो मेरा क्लास है वो आप लोगों के लिए लेकर आई हुई हूँ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। आपको बता दें, हमारे इसी चैनल पे सीडीपी, हिंदी, एसएसटी और साथ ही साथ साइंस और मैथ सब सब्जेक्ट की तैयारी यूपी टेट की कराई जा रही है। इसके साथ साथ अगर आप DSSB, टीजीटी, पीजीटी या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर लोह चुंबकत्व समाप्त हो जाता है तथा पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। उस ताप के उस टेम्परेचर के बारे में बताना है जहाँ पे आपका लोह चुंबकत्व यानी कि जो चुंबक का गुण होता है वो ख़त्म हो जाता है और जो पदार्थ होता है वो अनुचुंबकीय यानी चुंबक जैसे वो चिपकने का व्यवहार करना छोड़ देता है, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है। उत्क्रमण ताप, बॉयल ताप, क्यूरी ताप या फिर केल्विन ताप। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्यूरी ताप। वह निश्चित तापमान पर जिस पर लोह पदार्थ चुंबक का गुण समाप्त कर देता है यानी कि उसमें चुंबक का जो गुण होता है वो समाप्त हो जाता है, वो क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी तापमान कहलाता है, क्यूरी ताप कहलाता है। यह वास्तव में लोह तत्वों के इलेक्ट्रॉन को अनपेयर कर देता है। जो लोह तत्व पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो अनपेयर हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, उनका जो चुंबकत्व का गुण होता है वो समाप्त हो जाता है। ओके, ऐसे जो तत्व होते हैं उनमें जो अगर पूछा जाए कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे पाए जाते हैं, वो अयुग्मित यानी कि अनपेयर्ड पाए जाते हैं। और जब इनमें चुंबक का गुण समाप्त हो जाता है तो इन्हें अनुचुंबकीय कहा जाता है और ये क्यूरी टेम्परेचर पर पॉसिबल होता है। ऑप्शन सी इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप हमको कमेंट बॉक्स में मांग लीजिएगा। अगला, 5 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता 10 μF है, एक 100 वोल्ट के DC स्रोत के चित्रानुसार जुड़े हैं। बिंदु A तथा B के बीच तुल्य धारिता क्या होगी। देखिए, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाया गया है, एक चित्र बनाया गया है और इसमें बताया गया, देखिए ये 5 है ना, 1 2 3 4 5, ये 5 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता 10 μF है, 100 वोल्ट के DC स्रोत से जुड़े हुए हैं। ये 100 वोल्ट का DC स्रोत है, ये इससे जुड़े हुए हैं। बिंदु A और B के बीच तुल्य धारिता बताना है, यानी बिंदु A ये वाला और ये वाला, इनके बीच जो तुल्य धारिता है वो बताना है। अब इसको निकालने का, इसको आप निकालेंगे कैसे, इसको निकालने का एक फार्मूला होता है, ऐसे निकालिए, 1/C 1 = 1/10, क्योंकि दिया है 10 है ना, और 1/10 और इसको ये क्या हो जाएगा, इसको जब आप जोड़ेंगे तो 2/10 हो जाएगा। 2/10 C1 बराबर कितना दिया है, 5 क्योंकि ये 5 लाइन है ना, तो C1 बराबर 5 हो जाएगा, 5 माइक्रोन F, ये इतना हो जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे और इसी तरह आप C2 का निकाल लेंगे, 1/C2 का, तब भी आपका 2/10 निकल के आ जाएगा। और A और B के बीच जब निकालेंगे 2/10 करके, तो C = आपका निकल के आ जाएगा 5 μF + 5 μF, और जब μF निकालेंगे तो ये 5 5 10 यानी कि 10 μF इसका निकल के आ जाएगा। कहाँ पे दिया हुआ है, दिया हुआ है आपको ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देख लीजिए एक बार यहाँ से देख लीजिए, पहले 1/C1 का निकाल लेंगे, फिर 1/C2 का निकाल लेंगे। यहाँ पे C1 का C2 का ये 2/10 आ गया, ये 2/10 आ गया, जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। और अब C1 + C2 कर देंगे, क्योंकि A और B के बीच की तुल्य धारिता पूछा है, C1 + C2 कर देंगे तो 10 μF आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, सफ़ेद बॉक्साइट अयस्क जिसमें आयतन ऑक्साइड शुद्धता के रूप में ना हो, उसकी शोधन प्रक्रिया क्या कहलाती है। बेयर प्रक्रिया, हाल प्रक्रिया, सरपेक प्रक्रिया या फिर हुब्स विद्युत अपघटनी प्रक्रिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख स्रोत होता है, ये आप सभी को पता होगा। जब इसमें आयरन यानी Fe ऑक्सीकृत रूप से अनुपस्थित होता है तो जो है ये सरपेक प्रक्रिया के लिए सबसे उपयुक्त शोधन विधि होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बॉक्साइट किसका स्रोत है, तो आपसे पूछा जाए अगर किसका अयस्क है तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। और इसमें क्या नहीं होता है जिससे ये शोधन विधि में यूज होता है, तो इसमें जब आयरन नहीं होता है, Fe नहीं होता है, तो ये जो है सरपेक प्रक्रिया के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन का एक लेवल पता चलता है, एक अंदाज़ा लगता है, और कभी कभी एग्जाम में तो डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही देखने को मिल जाते हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
आपको 0.08 सेकंड का टाइम लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करने में। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करेगा, इसलिए प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पे ऐसे बहुत सारे व्यूवर्स हैं, लगभग 60% ऐसे लोग हैं जो वीडियो तो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो उन लोग से अनुरोध है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई चार्ज नहीं लग रहा है, बल्कि हमें मोटिवेशन मिलेगा, इसलिए आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं? स्याही, इंक जिसे आप कहते हैं, जब ये कपड़ों पर गिर जाए या कहीं पे गिर जाए तो किस अम्ल से जो है ये दाग मिटाया जा सकता है? ऑक्सैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या मैलिक अम्ल? ये देखिए, इसका सही जवाब बताइए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सैलिक अम्ल। अब देखिए, ऑक्सैलिक अम्ल तो आपको पता चल गया कि स्याही का दाग मिटाने के लिए ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अब आपसे मेरा जो क्वेश्चन है वो मैं ये पूछना चाहूँगी कि ऑक्सैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? एसिटिक अम्ल की बात करें तो ये सिरके में पाया जाता है, हम सभी को पता है। फार्मिक अम्ल चींटियों के डंक में। मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये बहुत सारे फलों में पाया जाता है मैलिक अम्ल, जैसे सेब वगैरह में हो गया। ऑक्सैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? अगर आप में से किसी को भी पता है इसका जवाब तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ऑक्सैलिक अम्ल किस में पाया जाता है जिससे जो है स्याही का दाग मिटाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिलिका, फॉर्मिक अम्ल चींटियों का डंक और मैलिक अम्ल जो है ये बहुत सारे फलों में जैसे सेब वगैरह में देखने को मिलता है। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ऑक्सैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अगर आपका कमेंट सही होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के साथ आपके कमेंट को ज़रूर शो किया जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, एक बल्ब F 5I + 3I न्यूटन एक वस्तु को 2I - J मीटर विस्थापित कर देता, 3J है वो, तो कृत कार्य क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 7 जूल। कितना हो जाएगा? 7 जूल। W = F × D होता है, बल गुणे विस्थापन होता है, वर्क बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। तो वर्क पूछा है, वर्क आपको पूछा है, वर्क बराबर क्या होगा? देखिए, कृत कार्य पूछा है तो वर्क का फार्मूला होता है बल गुणे विस्थापन। बल आपको दिया है, विस्थापन दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 जूल निकल के आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? SnO2, CaO, SiO2 या फिर CO2? उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है इसमें से पूछा जा रहा है। तो देखिए, जो ऑक्साइड प्रबल क्षारों के प्रति अम्ल के सदृश और प्रबल अम्लों के प्रति क्षार के सदृश व्यवहार करते हैं, यानी जब वो क्षार के पास रहेंगे तो अम्ल जैसा व्यवहार और जब अम्ल के पास रहेंगे तो क्षार जैसा व्यवहार करते हैं, उन्हें उभयधर्मी कहा जाता है। यानी उसमें अम्ल और क्षार दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड प्रबल अम्लों और प्रबल क्षारों के साथ सक्रिय रहते हैं, यानी अभिक्रिया करते हैं और उसमें घुल भी जाते हैं। ठीक है, किसी वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्साइड क्रमशः अम्लीय से क्षारीय हो जाते हैं। इसलिए इसमें जो पूछा गया है आपसे कि कौन सा उभयधर्मी है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा SnO2, ये उभयधर्मी हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको PVO दिया होता तो ये भी उभयधर्मी हो जाता। ठीक है, ये भी क्या हो जाता? उभयधर्मी हो जाता। ये वर्ग 14 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं CSIG ये अम्लीय होते हैं, SN और PV जो होते हैं, SN और PV ये उभयधर्मी होते हैं और FI ये जो होता है ये क्षारीय होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ये अम्लीय होते रहते हैं। तो वर्ग 14 क्या है? CSIGE ये हो गए आपके अम्लीय, फिर SNPV ये हो गए आपके क्षारीय और FI आपका हो गया, सॉरी ये हो गए उभयधर्मी और FI आपका हो गया क्षारीय। ठीक है, अब SNPB के जितने भी गुण बनेंगे, जितने भी समूह बनेंगे वो सारे कैसे हो जाएंगे? उभयधर्मी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चींटी के डंक में अम्ल है, अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी के डंक में पाया जाता है आपका फॉर्मिक एसिड। क्या? फॉर्मिक एसिड। वहीं पे एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें तो ये नींबू, मौसम्मी यानी जितने भी सिट्रस फल होते हैं उनमें पाया जाता है और ये विटामिन C के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बात करें लैक्टिक अम्ल की तो ये दूध, दही में पाया जाता है, दूध और दही में लैक्टिक अम्ल। और जो टार्टरिक अम्ल होता है ये इमली में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। ठीक है, किस में? इमली में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सोडियम सल्फेट व बेरिलियम क्लोराइड के जलीय विलयन को जब एक परख नली में मिलाया जाता है तो किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है? किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा? पीला, सफ़ेद, हरा या नारंगी? सोडियम सल्फेट व बेरिलियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड
इन दोनों के जलीय विलयन को जब एक परख नली में डालेंगे तो किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा? तो सही जवाब हो जाएगा इसका वाइट, ऑप्शन बी, सोडियम सल्फेट। और बैरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को जब मिलाने पर क्या बनेगा? तो ये बनेगा सल्फोनेट बैरियम। सल्फोनेट बैरियम जो प्राप्त होता है ये किस रंग का होता है? ये वाइट रंग का होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम अभिक्रियाशील है, मतलब सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सा है? तो किसी वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर उनके जो है धात्विक लक्षण बढ़ते हैं तथा अधात्विक लक्षण घटते हैं। धात्विक लक्षण बढ़ने के साथ साथ अभिक्रियाशीलता घटती है, यानी कि जब आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो उनके धात्विक लक्षण बढ़ेंगे और उनके क्या होंगे? अभिक्रियाशीलता जो है वो घटेगी। ठीक है, धात्विक लक्षण बढ़ने का जो क्रम होता है वो बढ़ेगा और उसकी अभिक्रियाशीलता क्या होगी? घटेगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है आपको आयरन, तो पहले आयरन का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? आयरन का फॉर्मूला, कॉपर का फॉर्मूला, सिल्वर का फॉर्मूला और गोल्ड का फॉर्मूला। इसका बताइए आप फटाफट से फॉर्मूला बताइए। तो देखिए, कॉपर का होता है Cu, सिल्वर का होता है Ag और गोल्ड का होता है Au और आयरन का होता है Fe। Au इसका होता है और Fe इसका होता है। तो इसको जब लिखा जाता है ना एक वर्ग के रूप में, तो ये लिखा जाएगा CuAgAuAr। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, धात्विक लक्षण किसकी है? धात्विक लक्षण सबसे ज़्यादा किसका है? तो Au का है। और Au और अभिक्रियाशीलता किसकी है न्यूनतम? Au यानी गोल्ड का है। ठीक है, गोल्ड जो है ये सबसे कम रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होता है। और अगर आपको ऐसे ना भी पता है, अगर आप इसको वर्ग में नहीं भी कर पा रहे तो भी ये बात ध्यान रखिएगा, गोल्ड जो है, सोना जो होता है, ये सबसे लेस रिएक्टिव होता है, ये जल्दी रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, ये रिएक्शन करता है किसके साथ? एक्वाराइजा के साथ। एक्वाराइजा जिसे क्या बोलते हैं? अम्लराज कहा जाता है। अम्लराज एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा चीज़ है जो एक्वाराइजा को भी जो गोल्ड को भी घटा देता है। इसमें HCl और क्या मिला होता है? अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक्वाराइजा किन चीज़ों से मिलकर बना होता है और एक्वाराइजा को किन चीज़ों में स्टोर किया जाता है, ये भी हमें बताइएगा। एक्वाराइजा जो गोल्ड को गलाने का कार्य करता है, ये किस चीज़ों से मिलकर बना होता है? जो 3:1 में होता है। एक तो HCl होता है, दूसरा क्या होता है ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसके साथ ये भी बताइएगा कि इसको एक्वाराइजा को किस चीज़ में स्टोर किया जाता है। जब ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि सोने को भी गला देता है, तब इसको हम स्टोर किस में करेंगे, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट डाल दीजिएगा, मैम एक्वाराइजा को किस में स्टोर किया जाता, हमें नहीं पता। मैं आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसका रिप्लाई कर दूँगी। ओके, अगला क्वेश्चन, कोयले के भंजक आसवन से क्या नहीं प्राप्त होता? कोयले के भंजक आसवन से क्या नहीं प्राप्त होगा? कोल गैस, पेट्रोलियम, अमोनियम द्रव या फिर कोल तार। तो कोयले से कोल गैस और कोल तार तो प्राप्त ही होगा, ये दोनों तो आप काट ही दीजिए। क्या नहीं होगा? तो देखिए, पेट्रोलियम और अमोनियम तार, दो चीज़ बच रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आप सभी को पता है ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक हाइड्रोकार्बन है, तो ये कोयले से प्राप्त नहीं होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौधे में एधा का मुख्य कार्य क्या है? एधा का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, टूटे फूटे की मरम्मत करना, जल का स्थानांतरण करना और वाष्पोत्सर्जन में सहायता। एधा किस में सहायता करता है? तो आपको बता दें, जो एधा कोशिकाएं हैं वही वर्धी समूहन बंडलों में फ्लोएम और जाइलम ऊतकों के समूह में मध्य पट्टिका के रूप में दिखाई देती हैं, या कैम्बियम पट्टिका द्वितीयक वृद्धि के समय सक्रिय होकर पौधे के जड़ों और तनों की मोटाई के लिए जिम्मेदार होती हैं। पौधे के जड़ों और तनों की मोटाई के लिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो ये क्वेश्चन जो था स्टार मार्किंग था, यानी इसका आंसर सबको मिला था। इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दिया ही नहीं था, और सॉरी, इसका सही जवाब ऑप्शन में दिया ही नहीं था। तो ये कैसा हो जाएगा? ये स्टार मार्किंग क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और एधा किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? कि पौधे के तनों और जड़ों की मोटाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, कार्बन का वह अस्थायी अपरूप जिससे अभी हाल ही में खोजा गया, यानी उसको बहुत जल्दी में खोजा गया है, अभी हाल फिलहाल उसकी खोज हुई है, कौन सा है? C16, C60, C20 या C56, कौन सा है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन 60, C60, जिसे वकमिंस्टर फ्लोरीन कार्बन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वकमिंस्टर फ्लोरीन,
वर्कमिंस्टर फुलरिन कहा जाता है C16 और इसको जो है अभी बहुत हाल फिलहाल में इसकी खोज हुई है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कवक और शैवाल के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी क्या होता है। तो कवक और शैवाल मिलकर क्या बनते हैं, आप सभी को पता है लाइकेन बनता है और ये पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है। कौन सा पॉल्यूशन, तो सल्फर डाइऑक्साइड। जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक होगी वहाँ पे लाइकेन जो है वो मूर्छित हो जाता है, यानी सूखने लगता है, वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि लाइकेन पॉल्यूशन का अच्छा इंडिकेटर होता है और ये कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है, जिसमें जो कवक होता है इसको रहने के लिए आश्रय देता है, जबकि जो शैवाल होता है, जो एल्गी होता है, वो इसे भोजन प्राप्त कराता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फाइकस में परागकण होता है। फाइकस में परागण कैसे होता है। फाइकस, इसमें जिसे गूलर कहा जाता है फाइकस को, इसमें परागण कैसे होता है, कीटों द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा या चिड़ियों द्वारा। तो आपने देखा होगा कि जो गूलर होता है इसका पेड़ बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो इसके पुष्प के अंदर छोटे छोटे कीड़े पहुंच जाते हैं और उन कीड़े क्या करते हैं, इसके परागकण को खा लेते हैं और दूसरी जगह ले जाकर उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी कि ये कीड़ों द्वारा होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग क्या होता है, वे ऑर्गन, वे अंग जो शरीर में अब जिनका कार्य नहीं है, जिनका कार्य बंद हो गया है या जो हमारे शरीर में नहीं रहेंगे फिर भी हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा, उन्हें अवशोषी अंग कहा जाता है। तो ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन के अनुसार इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्ण पल्लव पेशियाँ। मानव में कर्ण पल्लव की पेशियाँ, शरीर पर रोम, पुंजूट व वर्मी फॉर अपेंडिक्स, इन सब का कोई भी कार्य अब हमारे शरीर में नहीं रह गया, या फिर ये रहें या ना रहें ये हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता। अच्छा ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है कौन सा श्वसन में सहायक नहीं होता है। पसलियाँ यानी रिब्स, उदर पेशियाँ यानी पेट की पेशियाँ, डायाफ्राम या फिर लैरिंक्स, कौन सा जो है श्वसन में सहायक नहीं होता है। स्तनधारी यानी मैमल्स, समझ रहे होंगे, हम ही लोग की बात हो रही है, हम ही लोग स्तनधारी हैं, हम ही लोग मैमल्स के अंतर्गत आते हैं, इतना तो समझ में आ रहा होगा। पूछा जा रहा है कौन सा श्वसन में, हाँ जब हम सांस लेते हैं ना किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो रिब्स का करते हैं। जब आप सांस लीजिए, ऐसा सांस लीजिए, आपका जो सीना है, सीने वाले भाग में आपको पता होगा यहाँ 12 पेयर रिब्स पाया जाता है, जिसमें 2 पेयर फ्लोटिंग होता है, ये देखिए ऊपर नीचे होता है, तो रिब्स लेता है। डायाफ्राम, जिस पे हमारा जो रिब्स होता है ये टिका होता है हमारे पेट के ठीक ऊपर और सीने के ठीक नीचे, बीच में ऐसे हाथ लगाइए, वो वाला जो भाग होता है जो पेट और रिब्स के बीच में होता है, इसी को डायाफ्राम कहा जाता है। ये भी फूलता पचकता है। उदर पेशियाँ ये भी कार्य करती हैं, लेकिन लैरिंक्स जो होता है इसका मैमल्स में कोई काम नहीं है, मनुष्य में कोई काम नहीं है। ये स्तनधारियों और मनुष्य के गले में मौजूद एक ग्रंथि है, जिसमें जो है बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, इसका श्वसन में कोई कार्य नहीं है। लैरिंक्स के द्वारा क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है। क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है। जबकि अगर पूछ लिया जाए पक्षियों में ध्वनि कौन उत्पन्न करता है, तो पक्षियों में जो ध्वनि उत्पन्न करता है वो सिरिंक्स करता है। क्या करता है, सिरिंक्स करता है। मनुष्य में लैरिंक्स करता है। तो इसका कार्य क्या है, ध्वनि उत्पन्न में, इसका श्वसन में कोई योगदान नहीं। ओके, तो सही जवाब यही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से रक्त स्कंदन के लिए प्राप्त होता है, यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये कहाँ से प्राप्त होता है। लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, मोनोसाइट या फिर लिम्फोसाइट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेटलेट्स। रक्त प्लेटलेट्स कोशिकाएं थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्राव करती हैं, जो फाइब्रिल का निर्माण करती हैं, जिससे रक्त कणिकाएं फंस जाती हैं तथा रक्त बहने से रुक जाता है। रक्त को क्लॉटिंग करने के लिए एक और चीज़ जिम्मेदार होती है, एक विटामिन जिम्मेदार होती है। कौन सी विटामिन होती है, तो विटामिन के होता है। अच्छा, इसके पहले का जब हम लोग पेपर डिस्कस कर रहे थे तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वो कौन सी चीज़ हमारे ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देती। हमारे शरीर में रक्त प्रॉपर बहता रहता है एक जगह से दूसरी जगह, ये क्लॉट नहीं होता है, लेकिन जैसे हमें चोट लगती है ब्लड बाहर निकलता है और अगर थोड़ा चोट है तो ये क्लॉटिंग होकर ब्लड बहना बंद हो जाता है। तो ये क्लॉट होने के लिए क्या जिम्मेदार है और हमारे शरीर में क्लॉट नहीं हो रहा है इसके लिए क्या जिम्मेदार है। अगर आपने इसके पहले की वीडियो देखे हैं तो मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर नहीं पता है तो इसके पहले का वीडियो आप जाके ज़रूर देखिएगा, जो आपको इसी क्लास थर्ड आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा।
उसे ज़रूर देखिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। रक्त प्लेटलेट्स कोशिकाएं थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्राव करती हैं। अगला क्वेश्चन, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाला रोग, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इससे कौन सा रोग होगा? मलेरिया, पेचिस, टाइफाइड या पीलिया? तो देखिए, पेचिस जो होता है जिसे डायसेंट्री कहते हैं, यही जो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है। जबकि बात करें मलेरिया, तो आप सभी को पता है ये एक प्रोटोजोआ है जिसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के नाम से जाना जाता है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स को फैलाने का कार्य कौन करता है, कौन सा मच्छर करता है? तो एनाफ्लीज मादा मच्छर करता है। और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये अमीबीय पेचिस के नाम से जाना जाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है, परजीवी के कारण होता है, जो फैलाने का कार्य कौन करता है? मक्खियाँ करती हैं। और टाइफाइड जो है ये सॉल्मेना टाइफी नामक एक बैक्टीरिया के कारण होता है। और पीलिया जो है ये प्रायः वायरस जनित होता है, यानी वायरस के द्वारा फैलता है। ठीक है, और यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चारों ऑप्शन को डिकोड करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगला, बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं? ऐसे एजेंट जो बीमारी फैलाते हैं उन्हें क्या कहेंगे? सिक्रेटिन, प्रोलैक्टिन, अमाइलेज या फिर पैथोजन? तो इसका जवाब आप सभी को पता होगा, उन्हें पैथोजन कहा जाता है। एमाइलेज क्या है? तो एमाइलेज आप सभी को पता होगा, हमारे शरीर में दो प्रकार के एमाइलेज होते हैं, एक स्लैबरी एमाइलेज और एक इंटेस्टाइनल एमाइलेज। स्लैबरी एमाइलेज स्टार्च का पाचन करते हैं जो हमारे माउथ से निकलते हैं, और इंटेस्टाइनल एमाइलेज ये इंटेस्टाइन से निकलते हैं। सिक्रेटिन ये भी एक प्रकार का हार्मोन्स है। अगला क्वेश्चन, प्रोलैक्टिन भी हार्मोन्स ही है। अगला, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी है, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या है? एक मिनट, हाँ, शाकाहारी क्या है? प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या अपघटक? खाद्य श्रृंखला, जब हम लोग खाद्य श्रृंखला बनाते हैं, देखिए खाद्य श्रृंखला ऐसे बनता है। ठीक है, यहाँ पे ये प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया। देखिए ये जो होता है ना, ये उत्पादक होता है, प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर कौन सा होता है? प्रोड्यूसर जो होते हैं वो पेड़ पौधे होते हैं। कौन होते हैं? पेड़ पौधे जो होते हैं ये प्रोड्यूसर का कार्य करते हैं। कौन होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं, इन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है। और ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है। क्या होता है? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे कौन होता है? वे जीव जंतु रखे जाते हैं जो इन पेड़ पौधों को खाते हो। तो पेड़ पौधों को कौन खाता है? शाकाहारी जीव खाते हैं। कौन खाते हैं? शाकाहारी जीव। कौन? शाकाहारी जीव। शाकाहारी जीव इसमें रखे जाएंगे। और ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। कभी कभी लोग इसको फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल मान लेते हैं, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल नहीं होता, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है। फिर दूसरे नंबर पे आपका आता है वो जीव जंतु जो शाकाहारी को खाएंगे। तो शाकाहारी को कौन खाएगा? मांसाहारी खाएगा। कौन खाएगा? मांसाहारी खाएगा। और ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल होता है। क्या होता है? सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। और मांसाहारी को कौन खाएगा? मांसाहारी को खाएगा सर्वाहारी। मांसाहारी को कौन खाएगा? सर्वाहारी खाएगा। और ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल होता है। और सर्वाहारी को कौन खाएगा? तो डीकम्पोजर खाएगा। सबसे ऊपर कौन होता है? डीकम्पोजर। डीकम्पोजर यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। ठीक है, हर जगह डीकम्पोजर पाया जाता है, यहाँ भी होता है डीकम्पोजर। अब यहाँ पे आपसे पूछा खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन सा है? तो शाकाहारी देखिए फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे शाकाहारी आ रहा है। और ये पेड़ पौधा तो है नहीं, पेड़ पौधा तो ये है जो उत्पादक है, प्रोड्यूसर है। ये देखिए प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब खाने वाला। तो पेड़ पौधे तो किसी को खा नहीं रहे, ये तो सन से एनर्जी लेके अपना भोजन बना रहे हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो गया? शाकाहारी हो गया। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया और शाकाहारी हो गया, यानी यही इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और देखने को मिलता है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक ऊर्जा कितने % ट्रांसफर होती है? अगर बात करें एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे ऊर्जा जो है ये 10% ट्राफिक स्थानांतरण होती है। और ये नियम किसने दिया था? तो लिंडमैन नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये नियम दिया था। लेकिन ये नियम जो है केवल एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे लागू होती है। अगर पूछ लिया जाए सन से ऊर्जा जो है पेड़ पौधे कितना ट्रांसफ़र लेते हैं, कितना ले लेते हैं, तो 1%। सन का कितना एनर्जी जो है पेड़ पौधे लेते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में? तो 1%। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, सही जवाब इसका ऑप्शन भी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। कैसे हो गया? मैंने आपको अच्छे से एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दिया है। कहीं कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। कमेंट बॉक्स 24 घंटा आपके लिए खुला रहता है और आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई मेरे द्वारा पर्सनली किया जाता है। इसलिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक्टिव पार्टिसिपेट किया करिए, पूछे गए क्वेश्चन का जवाब दिया करिए और आपके मन में जो डाउट हो उसे भी ज़रूर पूछा करिए। अगला क्वेश्चन, ज़मीन के अंदर रहने वाले जंतुओं को सुरक्षित रखा जा सकता है? ज़मीन के अंदर जो जीव रहते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए क्या करेंगे?
टेरेरियम का यूज करेंगे, बाइवेरियम, एक्वेरियम या फिर चिड़ियाघर। ज़मीन के अंदर रहने वाले जीवों के लिए क्या बनाया जाएगा? तो देखिए, अगर बात करें बाइवेरियम की, तो ये वायुमंडलीय जंतुओं के लिए सहायक होता है। बाइवेरियम किसके लिए? वायुमंडलीय जंतुओं के लिए, यानी जो वायुमंडल में पाया जाता है। एक्वावेरियम आप सभी को पता होगा, जलीय जंतु जैसे मछली वगैरह रखा जाता है। चिड़ियाघर ये स्थलीय जीवों के लिए रहता है, लेकिन ज़मीन के अंदर रहने वाले जंतुओं के लिए टेरेरियम बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? टेरेरियम बनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या बनाया जाएगा? टेरेरियम बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ये सीडीपी से क्वेश्चन आ गया, माइक्रो टीचिंग से आ गया, और सीडीपी के भी क्वेश्चन हमारे इसी चैनल पे बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ कराए गए हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बधिर बच्चों के लिए माइक्रोफोन से पढ़ाना, प्रशिक्षु अध्यापकों द्वारा ली गई कक्षाओं का विश्लेषण व उन्हें प्रतिपुष्टि देना, बेहतर समझ के लिए पाठ को सूक्ष्म हिस्सों में बांटते हुए पढ़ाना, या शिक्षकों के व्यवहार का सूक्ष्म प्रबंधन। तो माइक्रो टीचिंग क्या है? माइक्रो टीचिंग आप सभी ने बीएड बीटीसी करा होगा, तो माइक्रो टीचिंग हर किसी ने करा होगा, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा 6 × 12 × 6 ये 5 भागों में बटा होता है। 6 6 12 12 24 24 और 12 36, यानी माइक्रो टीचिंग जो होता है टोटल 36 मिनट का होता है, जिसमें अगर आपसे पूछा जाए कौन कितने टाइम का होता है, तो पाठ योजना आप घर से बना के लाएंगे, यहाँ पे टीचिंग करेंगे, यहाँ पे फीडबैक मिलेगा, यहाँ पे फिर से पाठ योजना बनाएंगे, फिर से पढ़ाएंगे और फिर से फीडबैक मिलेगा। ये इसका प्रोसेस होता है। और ये क्या होता है? तो ये जो होता है, ये होता है प्रशिक्षु, यानी जो बीएड बीटीसी कर रहे हैं उन अध्यापकों द्वारा ली गई कक्षाओं का विश्लेषण व प्रतिपुष्टि देना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, एक अच्छा विज्ञान शिक्षक वह है जो, एक अच्छा विज्ञान शिक्षक कौन कहलाएगा? जो अभ्यर्थियों की कमजोरी को नज़रअंदाज करे। तो बिल्कुल नहीं, आपको उनकी कमजोरी को नज़रअंदाज नहीं करना है। आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, बल्कि क्या करना है, उनकी कमजोरी को ध्यान में रखते हुए उन्हें उस तरह से पढ़ाना है, उस तरह से मोटिवेट करना, उन्हें उस तरह से चीज़ें प्रोवाइड करवानी है जिससे उनका भी मन लगने लगे। अगला, विद्यार्थियों के अंतर्निहित योग्यताओं का विकास करना। बिल्कुल यही करना है कि विद्यार्थी के जो अंदर जो उसके विकास है, जो उसकी योग्यताएँ हैं, उसके अनुसार उसका डेवलपमेंट कराना। मित्रवत व्यवहार करना नहीं, विद्यार्थियों की त्रुटियों को सुधारने हेतु दंड देना तो बिल्कुल ही गलत है। तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। जहां दंड शब्द आए वो निगेटिव शो करता है, इसको बिल्कुल गलत ही कर दीजिएगा। अगला, विज्ञान शिक्षण करते समय सजीव वस्तुओं पर कई पहलुओं में दृष्टिपात कर सकते हैं। एक पहलू आणविक स्तर पर भी होती है, यह जीवन के वर्णन का आधार होगा। ये बात किसमें कही गई है? न्यूटन का नियम, ग्रहों की गति की भौतिक अभिव्यक्ति, पदार्थ ऊर्जा अंतरक्रिया, या फिर ग्रहों का वेग संबंध। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पदार्थ ऊर्जा अंतरक्रिया के आधार पर जीवन का वर्णन किया जा सकता है, या आणविक स्तर पर जीव विज्ञान की समझ व अभिव्यक्ति का बेहतर माध्यम होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, सामान्यतः ताप व दाब पर ध्वनि की वायु में चाल 332 मीटर पर सेकंड है। अगर दाब 4 गुना हो जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो सबसे पहले हमें ये बताइए, ध्वनि सबसे तेज़ गति किसमें करती है? ध्वनि सबसे तेज़ गति क्या आपका निर्वात में करती है, ठोस में करती है, द्रव में करती है, या गैस में करती है? तो आपको बता दें, ध्वनि जो गति करती है वो सबसे तेज़ जो करती है वो ठोस में करती है, यानी ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। उसके बाद द्रव में करती है और उसके बाद गैस में करती है। लेकिन ध्वनि जो है वो निर्वात में बिल्कुल ट्रैवल नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत होती है। तो ध्वनि सबसे तेज़ गति किस में करती है? ठोस में करती है। ठीक है, ये बात तो पता चल गई। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो हमारा क्वेश्चन दिया है उसको हम देख लेते हैं। दिया है, सामान्य ताप व दाब पर ध्वनि की वायु में चाल 332 मीटर पर सेकंड है। अगर दाब 4 गुना हो जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो आपको बता दें, ध्वनि दाब परिवर्तित होने से ध्वनि की चाल पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अगर वो 332 है तो वो 332 ही रहेगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि दाब परिवर्तन होने से ध्वनि की चाल पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला, 2 चुंबकीय बल रेखाएं उदासीन बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के निकट काटती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, या चुंबक की स्थिति के अनुसार एक दूसरे को काटती हैं।
दो चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ पर काटेंगी? तो दो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे से ओवरलैप कभी भी नहीं होती हैं। अगर ओवरलैप नहीं होंगी तो कभी नहीं काटेंगी, या इनकी एक अभिष्ट एक विशेष गुण होता है, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी। दो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, एक दो, क्या ये एक दूसरे को काटेंगी, एक दूसरे के ऊपर आएंगी? नहीं आएंगी। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप दो चुंबक लीजिएगा और उनको आपस में मर्ज करने के देखिएगा, प्लस प्लस वाला पॉइंट कभी आपस में चिपकेगा नहीं, ठीक है। इसलिए दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अगला, प्रकाश के किस रंग के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है? प्रकाश के किस रंग के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी? बैगनी, नीला, लाल या पीला? इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है विबग्योर, BIV, विबग्योर, GYOR, ये इसको याद करने का तरीका है विबग्योर। अब इसमें पूछा है तरंगदैर्घ्य, क्या पूछा है, किस लेंस के लिए फोकस दूरी अधिकतम होगी? तो देखिए इसमें सबसे अधिकतम तरंगदैर्घ्य किसका होगा? इसमें सबसे अधिकतम तरंगदैर्घ्य होगा लाल रंग का और सबसे कम होगा वायलेट का। तो सबसे अधिकतम इसका तरंगदैर्घ्य होने के कारण इसकी फोकस दूरी भी अधिकतम होगी। जिसका जितना तरंगदैर्घ्य होता है उसकी फोकस दूरी भी उतनी ही अधिक होती है। जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसकी फोकस दूरी भी कम होगी। सबसे ज़्यादा लाल का है, फिर ऑरेंज का है, फिर येलो का है, फिर ग्रीन का है, फिर ब्लू का है, फिर इंडिगो का है, फिर वायलेट का है। अगर पूछा जाए सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका है? वायलेट का है। सबसे कम फोकस दूरी किसकी है? वायलेट की है। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका है? रेड का है। सबसे ज़्यादा फोकस दूरी किसकी है? रेड की है, ठीक है। तो लाल रंग कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी तल के 10 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर 100 न्यूटन का लंबवत बल लगा है तो तल का दाब क्या होगा? अच्छा, तल का दाब बताना है आपको। दिया है कि यदि किसी तल के 10 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर 100 न्यूटन का लंबवत बल लगा है तो तल का दाब। अब देखिए दाब का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, बल बटे क्षेत्रफल होता है। दाब का फॉर्मूला क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो 100 न्यूटन का लंबवत बल, 100 दिया है आपको बल, और दाब कितना दिया है आपको? 10। क्षेत्रफल कितना दिया है? 10 वर्ग सेंटीमीटर, ये क्षेत्रफल दिया है। अब इसको निकालिए, तो इसको जब आप निकालेंगे तो इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा ऑप्शन ए। क्या निकल के आ जाएगा? ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया गया है, इसको आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। दाब आपको दिया हुआ है 100 और क्षेत्रफल आपको दिया है 10। यहाँ से देखिए निकाला गया है और इसका सही जवाब ऑप्शन है 1 × 10⁵ अगला क्वेश्चन, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा में 0.1 की वृद्धि होती है तो उसके संवेग में प्रतिशत वृद्धि होगी। यदि कोई पिंड है उसकी गतिज ऊर्जा में 0.1 की वृद्धि होती है तो उसके संवेग में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv², mv², ये गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है। इसमें प्रतिशत वृद्धि 0.1 दिया है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। और एक नियम होता है लागरिथम के नियम, इसके अनुसार जो है इसका सही जवाब हो जाएगा 0.1/2। ये हो जाएगा 0.1/2। क्यों? क्योंकि 1/2 mv² होता है ना, mv², तो ये इतना हो जाएगा। इसको जब आप काटेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 0.05। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 0.05। अगला क्वेश्चन, किसी कक्षा में सृजनशील छात्रों की पहचान कैसे करेंगे? उन्हें गणितीय प्रश्न हल करवा के? बिल्कुल नहीं। उन्हें एक किताब के पैराग्राफ अंशों को पढ़ने के लिए कहकर? तो इससे कैसे पता चलेगा? अगर बच्चा पैराग्राफ को पढ़ ले रहा है तो इससे कैसे पता चलेगा कि वो सृजनशील है? उन्हें किसी वस्तु के नए उपयोग करने को कहकर? उन्हें एक बड़ा रासायनिक सूत्र याद करने को कहकर? देखिए सृजनशील बालक वो होते हैं जो अगर आप उन्हें कोई चीज़ दे दें और उससे भी नई चीज़ें बना लें, क्रिएटिविटी माइंड के होते हैं, उनमें क्रिएटिविटी भरी होती है, वो हमेशा क्रिएटिव तरीके से सोचते हैं, कोई भी चीज़ से नई चीज़ें बना सकते हैं, तो उन्हें सृजनशील बालक या क्रिएटिव बालक कहा जाता है। तो उन्हें जब आप कोई वस्तु देंगे उससे वो नई चीज़ें बना लेंगे उनका उपयोग करके, तो उन्हें ही क्रिएटिव बालक कहा जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए साइंस के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब इसके बाद मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है जो आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दिया गया है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मैथ मेरा थोड़ा सा वीक है, मैं इसको सॉल्व नहीं करा पाऊँगी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप पीडीएफ ले लीजिएगा और मैथ के क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि इसी तरह और सारे सब्जेक्ट के वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएंगे। और आप किसी भी टीचिंग एग्जाम, टेट, सुपर टेट, अगर आप टेट क्वालिफाई करने के बाद सुपर टेट
सेट देने जा रहे हैं, तो उसकी भी तैयारी आपको हमारे इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ DSSB बिहार टीआरई हर टीचिंग एग्जाम की तैयारी इस चैनल पे करवाई जाती है। कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी एग्जाम रिलेटेड न्यूज़ आता है तो सबसे पहले आपको दिया जाता है, इसलिए ये आपका अपना परिवार है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।